ये कहाँ गया दिव्य? दिव्य, अच्छा बच्चे, हमारे पास एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। वे हॉलो सिलेंडर। hollow cylinder of length L, right? Made up of material of thermal conductivity K। थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K। ठीक, inner radius is R1 and outer radius is R2। inner radius is R1, outer radius is R2। find thermal resistance between inner and आउटर सरफेस। ये जो दो चार क्वेश्चन मैंने करा ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट याद रख लेना, ठीक है? आप एक काम करो, जो जितना हमारा फॉर्मूला शॉर्टकट से आया ना, उसको चार्ट बनाओ, हैं? उसको चार्ट बनाओ सेंटर ऑफ मास से शुरू कर करके। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन का मेन, फ्लूइड्स में तो कुछ है नहीं, कुछ इसमें दो चार आ जाएगा। ये कैसे निकाला तूने बिना मैनिपुलेट किए? कौन सा फॉर्मूला में रख दिया? इससे वो तो स्फीयर है, ये सिलेंडर है। हम्म, जो प्रोसेस फॉलो कर बेटा। तेरा नॉन मेडिकल है मेडिकल है? मेडिकल है, अच्छा, प्रोसेस फॉलो कर। ये कौन सा लगा रहे हो? क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हो? क्यों? अंदर से बाहर तक हीट कैसे जा रहा है बेटा? हीट कैसे जा रहा है? हीट अब कैसे जाएगा इनर सरफेस टू आउटर सरफेस? तो हमें क्या देखनी है? ये वाले ना, ऐसे जाएगा तो सीधा हो जाएगा। ए क्या लिखी है? हम्म, ये कौन सा लगा रहे हो बना? ना ना मेरे बेटा, ये हीट आपका ट्रैवल कैसे कर रहा है? हम्म, इसमें इस क्वेश्चन में हीट आपका अंदर से बाहर जा रहा था, ये स्फीयर था, ये सिलेंडर है। जैसे हमारा इमर्शन रॉड होता है, ऐसे ही तो होता है ना। तो हीट आपका इधर से ऐसे जा रहा है, हीट के पाथ में एरिया जो आएगा उसको क्रॉस करेगा, है ना? तो ये तो बिना इंटीग्रेशन के होएगी नहीं।
तुम फिर भी मैथमेटिकली थोड़ी सी वीक रख लग रहे हो। ये तो है ही। इसको तो बस लिख दो 4-5 फॉर्मूले। हम्म। शुरू ही नहीं करी है तेरा। तेरे को टाइम मिल जाता है। ये लाल होगा ना। हीट कैसे जा रहा है बच्चे? हीट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। देन हीट जब ट्रैवल करेगा, ये ऑब्वियसली कौन सा सरफेस क्रॉस करेगा? एक एलिमेंटल सरफेस लेनी पड़ेगी हमें। एलिमेंटल सरफेस का ये एक्सिस मान लो, है ना? ये एक्सिस है। एलिमेंटल सरफेस का रेडियस को ले लो आर। ये एलिमेंटल सरफेस का थिकनेस को ले लो लवन्या। समझ रहे हो क्या? एलिमेंटल सरफेस का थिकनेस को ले लो डी आर। देन हमारा यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, इसकी रेडियस हो जाए आर, थिकनेस हो जाए डी आर, है ना? अब इस सरफेस को क्रॉस करके आपका हीट बाहर जा रहा है। एम आई राइट? इतनी मोटी एक एलिमेंट हो गया जिसको क्रॉस करके हीट जाएगा। एम आई राइट? इसकी थिकनेस हो गया, इसकी रेडियस हो गया कितना? रेडियस हो गया आर, थिकनेस हो गया डी आर। देन इसकी रेजिस्टेंस कितना है? डी आर ले लो, कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? एल। एल कितना है? कहां से कहां तक हीट जा रहा है? कहां से कहां तक हीट जा रहा है? ये जो एलिमेंट लिए, एलिमेंट में कहां से कहां तक हीट जा रहा है? कहां से कहां तक जा रहा है? कितना डिस्टेंस जा रहा है हीट? डी आर तक, डी आर डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है बाई के इंटू ए, एरिया ऑफ दिस सरफेस। कौन सा सरफेस को हीट क्रॉस कर रहा है? कौन सा सरफेस का? ये हो गया रेडियस आर, इसकी रेडियस हो गया आर, थिकनेस हो गया डी आर, ये वाला, और लेंथ इज एल। अब हीट आपका अंदर वाली सरफेस से बाहर वाली सरफेस जा रहा है। कितना एरिया क्रॉस कर रहा है ये? कितना एरिया क्रॉस कर रहा है? पूरा बोल। 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एल। क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए कोई स्पेशल मैथमेटिक्स की जरूरत है? दिस 2 पाई आर लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, देखो कितना। यही वाला एरिया तो है ही। देन ये वाला एरिया के लिए क्यों फॉर्मूला तुम्हें चाहिए? क्यों फॉर्मूला रटना है? तुम्हारा आदत खराब 9-10 से फॉर्मूला रट रट के। तो एरिया इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ। अब ये 2 पाई आर लेंथ हो गया, विड्थ हो गया कितना एल। देखो ये वाला एरिया कितना है? यही वाला एरिया तो है, खोल के देख लो। माइंड में, इमेजिनेशन में तो ये घुसना चाहिए, ना कि कोई फॉर्मूला। सीधी सी फॉर्मूला है, ए इंटू बी इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। है कितना एरिया क्रॉस करेगा? 2 पाई आर इंटू एल। सो के इंटू 2 पाई आर इंटू एल। एम आई राइट? अच्छा, क्या हीट ऐसे, मान लो ये जो हमारा सिलेंडर हो गया, आप खाते हो ना कौन सा स्प्रिंग रोल, है? ऐसे ऐसे रोल 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 होता है। अब इसको खोलो तो रोल्स निकलेंगे। जैसे हमारा टेप होता है, सेलो टेप होता है, सेलो टेप में एक एक लेयर निकालेंगे तो क्या होगा? एक एक लेयर निकल जाएगा। देन ऐसे एक लेयर क्रॉस करा, दूसरे लेयर क्रॉस करा, तीसरे लेयर क्रॉस करा, चौथा लेयर क्रॉस करा,
क्या हीट एक लेयर के बाद दूसरे लेयर क्रॉस कर रहा है? तो सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा? सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं हम कैसे करते हैं? ऐड करते हैं। समझ में आ गया? देन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? एडिशन मीन्स इंटीग्रेशन। एम आई राइट? इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, तो क्या करोगे? 1/2 π k l इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर, एंड आर इज वेरिंग फ्रॉम R1 to R2, that is equal to 1/2 π k l ln R2 divided by R1. दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ये तो इलेक्ट्रिकल में भी यूज करूंगा मैं ना। दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। तो लेट क्यों है? कल भी लेट था लास्ट क्लास। तेरा क्या हो गया था? इसका तो चैन उतर गया था। नहीं, कल ना परसों लेट आया था ये बिना है। लेट क्यों है? हैं? लेट लूट नहीं हो। अब तुम्हारा 12th क्लास हो रहा है, तुम मत सोचना कि तुम अभी 11th क्लास में हो। 11th क्लास वाला स्पिरिट खत्म करो। अब धीरे धीरे तुम्हारा मतलब बस 12th क्लास के 15 दिन के बाद फिर हर वीक टेस्ट कैसे भी वो आ जाएगा। 11th क्लास में थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए टाइम देते हैं, बच्चे को मैच्योर बनाते हैं। 12th क्लास में रगड़ते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं रगड़ रगड़ के दिसंबर जनवरी तक लेके जाऊंगा, उसके बाद फिर मेरे हाथ से तुम निकल जाओगे। प्रैक्टिकल दोगे, बोर्ड पेपर दोगे, पेपर देते रहोगे, फिर मेरे पास आने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। जैसे अभी हो रहा है, मैं तो सुबह आ जाता हूँ लेकिन बच्चे नहीं आ पाते, क्योंकि किसी का प्रैक्टिकल है, कोई घर पे खुद पढ़ लेगा तो भी बेनिफिट है। जबरदस्ती कर नहीं सकता ना मैं, करके फायदा क्या है? नुकसान करूंगा फिर। ये फैक्ट है। तुम्हें लगता होगा कि भाई सर है, डाउट ले लेंगे, पूछ लेंगे, लेकिन तुम खुद नहीं आओगे। सर भी तो आ जाएगा, मास्टर आ जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको सेल्फ स्टडी की लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है, और सेल्फ स्टडी ज्यादा मैटर करता है। ठीक, लो बेटा क्लिप। डन। 2 π k l ln, ऐसे दो चार जो फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा सा कोशिश करो कि याद रह जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो क्यों डिराइव करें? डिराइव करने में मैथमेटिकली मेरे को दिख रहा है तुम किस लेवल पे हो। मैथमेटिकली बिल्कुल तुम 9th 10th का मैथ खा रखे हो। इतना क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा तुम्हारा आइडिया जनरेट नहीं हो रहा। अपने आप जब आइडिया जनरेट होगा तब जाके काम बनेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। हाँ, अदरवाइज तो डिफिकल्ट क्वेश्चन अपना आप आइडिया जनरेट नहीं हो रहा भाई। साइंटिफिक चीजें हैं, अपना आइडिया होगा तो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे ना। उधार लेके आइडिया इंप्लीमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और अपना आप आइडिया जनरेट तब होगा जब आप पढ़ के सब्जेक्ट में डीपली एंटर करते हो, चाहे ये बायोलॉजी फील्ड हो चाहे नॉन बायोलॉजी फील्ड हो। डॉक्टर बनोगे तब भी अपना आइडिया को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स बनोगे तब भी अपना आइडिया इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। खैर, पैसा वैसा के बारे में तो बच्चों का अपना आइडिया इंप्लीमेंट हो ही जाती है। हाँ, वो जो बड़े हो जाते हैं ना, अपना अपना आइडिया इंप्लीमेंट हो जाता है। बट एनीवे, अपना आइडिया इंप्लीमेंट हर फील्ड में चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा, एक करो क्वेश्चन। ऐसे हमारे पास एक कंपोजिट वॉल है। देयर इज ए कंपोजिट वॉल। दिस वॉल हैज गॉट थिकनेस t and this has got thickness 2t. This part has thermal conductivity K. It has got thermal conductivity K by 2. This surface is 0 degree Celsius. This surface is 100 degree Celsius. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये कंपोजिट मान लो, जैसे हम
एक चैम्बर बना रहे हैं, बिस्कुट बनाने वाला, बेकरी वाला चैम्बर। तो अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बाहर वाले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें दो मटेरियल का बना हुआ है। अंदर वाला मटेरियल का थिकनेस ज्यादा है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K/2 है। बाहर वाला लेयर का थिकनेस T है, और थर्मल कंडक्टिविटी K है। अब ये क्या है? इंटरफेस। ये वाला लाइन क्या है? दो वॉल का इंटरफेस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। क्या? नहीं, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, ऑफ द इंटरफेस। कुछ नहीं दिया। ये वॉल है, एरिया तो बहुत बड़ा है? थिकनेस, थिकनेस, टी इज थिकनेस। थर्टी 3.3 है। के नीचे आता है। के नीचे थोड़ी आता है, तो K/2 है ना इसकी। ओहो, अच्छा के ए, ठीक ठीक। माता जी कैसे हैं आप? बढ़िया। हम्म ऐसे है बच्चे, देखो हीट कैसे ट्रेवल करता होगा? ऐसे, एम आई राइट? हायर से लोअर, ऐसे ट्रेवल करता होगा। कोई भी आर्बिट्ररी एरिया ले लो, तो ये वाला हो गया एरिया, एम आई राइट? ठीक है क्या? देन इधर से जितना हीट ट्रेवल करेगा, इधर उतना हीट ट्रेवल करेगा। देन Q इज इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय L इंटू T। Q/T कर दो, Q/T। देन दोनों इतने इतने पोर्शन के लिए और इतने पोर्शन में उतना हीट जा रहा है। एरिया में मान लिया इतना, कितना A, इतने एरिया में जितना पास होगा वही एरिया में यहाँ पे पास होगा कंटिन्यूसली। देन Q/T इज इक्वल टू, इसकी हो गया K/2
ए इंटू थिकनेस कितना है इसकी 2t, थीटा 1 कितना है 100 माइनस ये वाला कितना है थीटा विल बी इक्वल टू के ए बाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है यहां से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी, थीटा माइनस 0। अब टी टी कट गया, ए कट गया, के कट गया, देन 100 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 4, 4 है क्या 4 थीटा। तेरा कैलकुलेशन कैसे ऐसे हो गया, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तूने इसको प्लस रख दी शायद, है ना, आया, मैं कर देता हूं समझ में आ जाता है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो कुछ बच्चे, हाँ मारते हो, है ना दिव्या। K/2 थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थिकनेस जहां तक हीट ट्रेवल कर रहा है ये 2t है। L होता है ना, L कितना है यहाँ पे 2t है, इधर L कितना है t है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K/2। करो क्लिप, दिव्या आया समझ में। बच्चे हमारे पास एक लेक है, ये हो गया लेक, लेक में ये है क्या, पानी होता है क्या लेक में प्रिंस, क्या होता है खून है, पानी होता है खून होता है लेक में, खून कैसा आया खून है, मछली मार दी, ये हो गया पानी, राइट। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, आइस starts freezing, sorry, water in the lake starts freezing, okay, and whereas atmospheric temperature is minus theta naught, ठीक, find thickness of ice formed in the lake at any time t, गिवन क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी of ice, rho density of water, c latent heat capacity
of water, LF latent heat of fusion of water. क्वेश्चन समझ में आया? कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? हाथ उठाओ। प्रिंस को नहीं आया। तेरा सोनिया क्वेश्चन समझ में आया है? नहीं आया। तेरा स्नेहा क्वेश्चन समझ में आया? हमें क्या काम है? नहीं है। हम कैसे करेंगे फेनोमेना? देखो, हो सकता है ये डाटा यूज ना हो। हैं? मान लो ये क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया थीटा नॉट। कितना? माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया माइनस थीटा नॉट, राइट? अब जैसे कोल्ड कंट्री में होता है, माइनस थीटा नॉट हो गया, पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, पानी धीरे धीरे हीट लॉस कर देगा। करने के बाद पानी का टेम्परेचर, पानी फ्रीज करना स्टार्ट किया। कितने बजे स्टार्ट किया? एट टी इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ, टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, वाटर जब फ्रीजिंग स्टार्ट करेगा, इसके टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फ्रीजिंग स्टार्ट कर रहा है, क्यों? फ्रीजिंग ये 0 डिग्री में ही स्टार्ट करता है। नीचे टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री तक होता है। एम आई राइट? तो अल्टीमेटली नीचे वाला जो लेयर है, इसके टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा। एम आई राइट? समझ में आया? आई मीन टू से, ये मैं ये कह सकता हूं इसको, ग्रोथ ऑफ आइस इन ए लेक। बात यही है, किस रेट में आइस ग्रोथ होगा। अब मान लो आफ्टर टी सेकेंड आइस बिकम्स दिस वन, ऊपर वाला पोर्शन हमारा आइस बन गया, ये वाला पोर्शन आइस बन गया, राइट? एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0, एट एनी टाइम t, इतना आइस बन गया। देन आइस का ऊपर सरफेस कितना हो जाएगा टेम्परेचर? माइनस थीटा नॉट, एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो सरफेस है, इसके टेम्परेचर कितना है? ये वाला टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा माइनस थीटा नॉट, ये टेम्परेचर होएगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट, सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट करेगा। तो नीचे हो गया हायर टेम्परेचर, ऊपर हो गया लोअर टेम्परेचर। देन हीट कैसे ट्रेवल करेगा? ऐसे हीट ट्रेवल करेगा। एम आई राइट? हीट ऐसे ट्रेवल करके जाएगा, कहां से? पानी से। अच्छा, पानी का ये वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या देखूं? 0 डिग्री सेल्सियस से देखूंगा। जैसे ही पानी से आपका आइस से हीट जाएगा, जाते ही ये वाला आइस आपका फ्रीज कर जाएगा। सर ये इतने परसेंट पानी आपका फ्रीज हो गया। एम आई राइट? मान लो दिस हैपेंस इन टाइम डी टी, ये वाला थिकनेस को मैं y मान लू और ये वाला थिकनेस को मान लिया dy। एम आई राइट? अब कुछ ऐसे ही पोर्शन मान लो, सरफेस तो बहुत लंबा है ना, हीट आपका ऐसे ही जा रहा है, इतना पोर्शन का एरिया को क्या मान लिया मैंने? ए।
हीट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? वाई डिस्टेंस। कौन हीट रिलीज करा? इतना परसेंट का पानी हीट रिलीज करा। इतने परसेंट पानी का थिकनेस कितना है? dy। देन इसकी वॉल्यूम कितना होगा? इफ एरिया इज ए, dv इज इक्वल टू a इंटू dy। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रीज्ड। एम आई राइट? वॉल्यूम ऑफ वाटर freezed. Then what is the mass of water freezed? Density into volume. Yes, sir. That is equal to rho a dy. कितना हीट छोड़ेगा भाई ये? dq is equal to dm into lf. Am I right? समझ में आया क्या? मास इंटू एलएफ, इतना हीट छोड़ दिया। dm इज इक्वल टू कितना हो गया? रो ए dy into lf. It is the amount of heat released. Amount of heat released. इतना हीट ये रिलीज कर दिया। ओके, कितने सेकंड में? dt सेकंड में। इन टाइम रिलीज, इन टाइम dt। then dq by dt, rate of heat released। ये जा रहा है कहां? अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अंदर टेम्परेचर थोड़ी सी हायर है। 4 डिग्री सेल्सियस नीचे तक हो सकता है, कम भी हो सकता है, 1 डिग्री 0.5 डिग्री भी हो सकता है। तो हीट जाएगा ऊपर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा? y डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K A। θ1 कितना है? हायर टेम्परेचर कितना है? 0। लोअर टेम्परेचर कितना है? माइनस माइनस प्लस। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? y। एम आई राइट? देन dq आपका कितना हो गया? रो a dy lf इज इक्वल टू k a थीटा नॉट डिवाइड बाय y। एम आई राइट? y को इधर ले आओ। y dy, हाँ, डिवाइडेड बाय dt। देन y dy विल बी इक्वल टू, ए तो कट गया आपका, k थीटा नॉट डिवाइड बाय रो lf। एम आई राइट? के थीटा नॉट, एक मिनट, रो lf नीचे आ गया, y इधर आ चुका है, इंटू ये वाला dt ऊपर आ गया, इंटू dt। एम आई राइट? अब करें इंटीग्रेशन। y dy का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू k थीटा नॉट डिवाइड बाय रो lf इंटू dt। ये भी इंटीग्रेशन करेंगे। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, y वाज इक्वल टू 0। जब एट t इज इक्वल टू 0 द लेग स्टार्ट्स फ्रीजिंग। एट एनी टाइम t द थिकनेस ऑफ लेयर बिकम्स y। ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल टू k थीटा नॉट डिवाइड बाय रो lf इंटू t। देन व्हाट इज y स्क्वायर? k थीटा नॉट 2k थीटा नॉट डिवाइड बाय रो lf इंटू t। राइट? देन ये आइस कैसे ग्रो करेगा? ग्राफ क्या होना चाहिए? y वर्सेस टाइम क्या होना चाहिए? लवन्या, पैराबोलिक। यहां पे 2 वेरिएबल है। कोई भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल आपका लीनियर, एक वेरिएबल आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, ये कौन सा ग्राफ देता है? पैराबोलिक। समझ में आया?
हैं? किसमें एमसी का बात बोल रहे? अच्छा, वो तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है। तो ना सैटरडे को एक बार आफ्टरनून में मेरे पास आएगी, थोड़ा सा वो ग्राफ थोड़ा सा समझा दूं मैथमेटिकली, है। पता नहीं ध्यान होगा नहीं होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ग्राफ कैसे होना चाहिए बेटे? वाई और टी का ग्राफ, तू बता प्रिंस। पैराबोला कैसे हो? ये वाला पैराबोला होगा, हैं? ये वाला पैराबोला होगा। कौन सा पैराबोला होना चाहिए? डॉटेड वाला, सॉलिड वाला? डॉटेड वाला। ये ऐसे है, डॉटेड वाला पैराबोला का क्यों है? जो पावर लिनियर होता है ना, उसी के तरफ उसके एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। तो ये होगा पैराबोला, ऐसे ही ग्रो करेगा। इससे क्वेश्चन कैसे आता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। इसकी क्वेश्चन कैसे आता है? ये डेरिवेशन तुम्हें आइदर रिजल्ट याद रख लो, है ना, वाई स्क्वायर 2k θ0/ρ LF × t, या ये प्रोसेस आपको समझना चाहिए और एक दो बार लिख के निकालना चाहिए। क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टी सेकेंड को कवर करने के लिए इतना देर लगता है, नहीं सॉरी, फर्स्ट टी वाई थिकनेस को डेवलप करने के लिए टाइम इतना लगा, नेक्स्ट टी सेकेंड करने के लिए टाइम कितना लगेगा? क्वेश्चन कैसा आता है एक बार नोट करो, नहीं ये क्लिप लो। इक्वेशन में तो आएगा, इक्वेशन बनाओगे, या इक्वेशन याद हो तो ठीक। कई बार क्या होता है, आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के टी याद रख के काम चल जाएगा, आपको पूरा इक्वेशन को चाटने नहीं पड़ेगी। और लगभग क्वेश्चन ये पूरा इक्वेशन को चाटने के लिए नहीं होता है, आपको सिर्फ वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी याद रहना चाहिए। के टी ले लो, दोबारा ले बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के टी के फॉर्म में, ये के टी के मीन्स एनी कांस्टेंट, इतने में काम चल जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कैसे आएगा कि T is the time taken for the ice to form on a lake for thickness x. Find the time taken for the formation of further thickness x of ice, further thickness x. ऐसे कैसे? लीनियर थोड़ी ना है, पैराबोलिक है।
टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। रो एल एफ किस लिए आएगा? है तेरा ये दे दिया x, ये दे दिया t, तो ये सारे वैल्यू तो एक कांस्टेंट आ ही गया ना तुम्हें, तो फिर रो कहां से आएगा बेटा? रो एल एफ कटेगा भाई। भाई एक मिनट देखो, x डिस्टेंस आइस फॉर्मेशन हुआ, x डिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ, टाइम कितना लगा? t, देन x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब नेक्स्ट फर्दर x हो गया, देन टोटल कितना हो गया? 2x। 2x और यहां से यहां तक का टाइम ले लेते हैं t डैश, एम आई राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t डैश, एम आई राइट। अब इन दोनों को करो डिवाइड, देन x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t बाई t डैश। x स्क्वायर कट गया, सो t डैश इज इक्वल टू 4t। मतलब ये सपोज आपका जितना टाइम लगता है डिस्टेंस को डबल करने के लिए, टोटल टाइम 4 गुना लगेगा। डिस्टेंस को डबल करने के लिए टोटल टाइम 4 गुना लगेगा। देन हमें चाहिए डेल्टा टी, फर्दर टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, ये फाइंड करनी है। देन डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी, दैट इज इक्वल टू 4t माइनस टी, दैट इज इक्वल टू 3t। है विनय, आया समझ में? तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, इतने में काम चल जाता है। और मोस्टली क्वेश्चन आपका इतने में ही काम चलेगा। आपको ये वाला ग्राफ नोटिस करनी है, समझ में आया? t इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, t इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर ले लो, क्या दिक्कत है? t इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ये भी चलेगा काम। यहाँ पे के अलग है, यहाँ पे के अलग हो गया, के तो कांस्टेंट है रेशियो में, जब रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना? ध्यान रखना, जितना लेंथ को, कुछ लेंथ का आइस फॉर्मेशन करने के लिए जितना टाइम लगता है, उस थिकनेस को डबल करने के लिए उसका 4, डबल करने के लिए 4 टाइम्स, ट्रिपल करने के लिए 9 टाइम्स, 4 टाइम करने के लिए 16 टाइम्स। इसका मतलब जितना नीचे वाला आइस फॉर्मेशन होगा, टाइम उतना ज्यादा लगता जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा जो बड़े बड़े मतलब लेक होते हैं, पूरा का पूरा आइस फॉर्मेशन होने के लिए क्या लग जाता है? महीना लग जाता है। तो इसीलिए जो पानी का जो नीचे वाला लेयर है, कुछ कुछ पानी बच जाता है, वो बर्फ नहीं हो पाता, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जहां पे लेक में बहुत पानी है, कम पानी है तो अलग बात है, जिसमें बहुत पानी, मान लो सी है, उसमें सी की करंट तो रहती है, अंदर अंडरग्राउंड करंट तो रहती है। ऊपर वाला हिस्सा सपोज बर्फ हो गया, नीचे वाला हिस्से में थोड़ी सी फ्लो रहती है, और उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स सरवाइव करते हैं। समझ में आ गया? नहीं तो मान लो पोल के साइड में सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल मर जाना चाहिए, पानी ही रहेगा नहीं तो बचेंगे कैसे? पानी ऐसे नहीं कि मतलब पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। जहां पे गहरा पानी है बर्फ फॉर्मेशन हो नहीं पाता, वो भी थोड़ी सी करंट रहती है तो इधर उधर चले जाते हैं पानी, बाहर से वार्म वाटर वहां पे एंटर मार जाता है, जिसके वजह से ऊपर तो चाहे 3-4 मीटर तक हो एम आई राइट? कई बार होता नहीं है कि बर्फ बन गया तो उसको तोड़ते ऊपर वाला फट जाता है, तो फिर लोग अंदर जा पाते हैं। कोई एनिमल चला गया, कुछ चला गया, कोई अब चल के जाते हैं लोग, कई बार बर्फ टूट जाता है तो अंदर डूब जाते हैं, बाहर निकलना मुश्किल होता है। देखे हो ना पिक्चर है के कौन सा?
एक पिक्चर नहीं है, एंटरटेनमेंट, कुत्ता घुस जाता है पानी में बर्फ के अंदर, वो तो फेनोमेना तो यही है। ठीक है, बर्फ को तोड़ के फोड़ दिया, इतना मोटा होगा तो फटेगा ना, ज्यादा मोटा होगा तो फाड़ देगा ऐसे मुक्का मार के। हैं, समझ में आया कैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा? ले क्लिप क्वेश्चन का। नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। है, कन्वेक्शन में क्या होता है? व्हाट इज कन्वेक्शन बीसी? मीडियम itself travels carrying the heat from one place to other place। अभी तक हम जितने काम किए हैं उसमें मीडियम ट्रेवल नहीं करता था, मीडियम सॉलिड था। उसमें आपका मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जो फ्लो करे, फ्लूइड होना चाहिए। जैसे पानी गर्म हो गया, एक जगह से गर्म, मान लो एक हॉट एलिमेंट आप रखो, उसमें पानी फेंको, ठंडा हो जाता है ना, क्या होता है? पानी जाएगा, पानी गर्म होके बह जाएगा, वो तो और कहीं चला गया, हीट ट्रांसफर करके उसे वहां से दूर ले गया। गर्मी के टाइम में हम फैन चला देते हैं, हवा चलता है, हमारा बॉडी से हीट लेके कहीं बाहर छोड़ देता है, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमारा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी क्या क्या पैरामीटर हमारा जरूरत है। ठीक, मान लो मेरे पास एक पोर्शन है जिसकी टेम्परेचर ज्यादा है, ये हो गया हॉट बॉडी। कन्वेक्शन, ये हो गया हॉट बॉडी, राइट, इट इज हॉट बॉडी, राइट, ये हो गया हॉट बॉडी। हॉट बॉडी का टेम्परेचर मान लो, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कुछ होगा। हमारे पास एक कन्वेक्टिंग फ्लूइड आया, कन्वेक्टिंग फ्लूइड ऐसे मूव करके आ रहा है और इसको टच कर रहा है, और ये टच करके फिर बाहर निकल ही जा रहा है, एम आई राइट? ऐसा निकल ही जा रहा है, इट इज कॉल्ड, इट इज द कन्वेक्टिंग फ्लूइड। अब हॉट बॉडी का टेम्परेचर और कन्वेक्टिंग फ्लूइड का टेम्परेचर सेम हो गया, क्या हीट ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। मान लो हॉट बॉडी का टेम्परेचर और कन्वेक्टिंग फ्लूइड का टेम्परेचर सेम है तो नहीं जाना चाहिए। तो हीट हॉट बॉडी से कन्वेक्टिंग फ्लूइड तक जाएगा, तो कितना हीट जाएगा डिपेंड करता है इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस। मान लो ये टेम्परेचर θ1, ये टेम्परेचर θ2। इफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, heat travels from, transfers from hot body θ1 to θ2। रिवर्स, सपोज उल्टा है तो रिवर्स होगा। मान लो ये ठंडा पड़ा है, गर्म हवा जाएगा, इसको गर्म कर देगा। ठीक, जैसे हाथ पैर ठंडा हो जाता है कहीं फ्रीजिंग, इसमें हम क्या करते हैं, हॉट एयर गन में इसका पैर पैर लेके गर्म करते हैं, है ना, कहीं ऐसे रगड़ते हैं ना, और बच्चे का पैर ठंडा हो गया, इसको गर्म करो, मालिश करो, नहीं, गर्म करके एनर्जी देते हैं। तो हीट इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। सो डिपेंड्स ऑन, क्या कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन टेम्परेचर। दूसरी बात, कन्वेक्टिंग फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके टेम्परेचर जल्दी राइज कर जाएगा। नहीं तो पानी डाल के ठंडा करो और तेल डाल के ठंडा करो, कौन जल्दी ठंडा करेगा? पानी। क्यों? उसकी स्पेसिफिक हीट। सो डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, दूसरी बात, ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हीट इधर से ट्रेवल करके जाएगा, ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। मान लो इसमें adiabatic सरफेस है तो हीट जाएगा ही नहीं ना। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, उसको कहते हैं सरफेस कोफिशिएंट। सो डी क्यू बाई डी टी, कितना हीट अपना ट्रेवल हुआ इन टाइम डी टी इज इक्वल टू सरफेस कोफिशिएंट। ओह सर, एक काम करें, सरफेस कोफिशिएंट को के ले लो, स्पेसिफिक हीट एंड थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये पैरामीटर के ऊपर हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है ना। सरफेस कोएफिशिएंट क्या है, कैसे है? मान लो मेरे पास एक थर्मस है, मैं बाहर ठंडा पानी डाल रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी सरफेस कोएफिशिएंट बहुत कम है हीट ट्रांसफर करने का। समझ में आ गया? तो इसलिए सरफेस कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, लेना बेटा एक बार क्लिप। प्रेशर क्या करना है, खुला है ये। प्रेशर हीट को एक जगह से दूसरे जगह तक पंप थोड़ी ना करता है। हीट ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना। तो ये हो गया कन्वेक्टिंग फ्लूइड। ये इधर से ठंडा हवा आया, इधर गर्म हो गया, जाके यहाँ पे कह रहा है और किसी को गर्म कर रहा है। Am I right? इसमें सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, मानसून, ये सारे इसी से इन्वॉल्व है। राइट? Then comes radiation. रेडिएशन के बारे में बच्चे मैं बता रखा हूं। रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर from one place to another place without any requirement of the medium. It is in the form of electromagnetic wave, right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे हमारा हो गया लाइट, कहीं से आग जला दे दूर से, यहां तक गर्मी आ जाता है। मैं कह नहीं रहा था गर्म हो गया, तो ये हीट कन्वेक्शन के थ्रू आए ना आए, रेडिएशन के थ्रू ज्यादा आता है। इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। समझ में आ गया? कौन सा फास्टेस्ट? सबसे ज्यादा हीट ट्रैवल रेडिएशन की वजह से करता है। जैसे थर्मो को हमारा थर्मोस से हीट आपका लॉस हो जाता है, रेडिएशन से ज्यादा चला जाता है। कौन कह रहा है? उस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, सरफेस में टेम्परेचर कितना है। ठीक है, वो फास्टेस्ट है, फिर भी फास्टेस्ट है। हम रोकने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे व्यवस्था कर रखे हैं। समझ में आ गया? आई विल टेल यू हाउ थर्मोमीटर वर्क, सॉरी थर्मोफ्लास्क वर्क्स। ओके, को अब हम थोड़ा सा रेडिएशन के बारे में पढ़े। मेरे पास सपोज एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो, इसमें एक रेडिएशन फॉल करवा दिया हमने, है एक रेडिएशन फॉल करा। ये थर्मल एनर्जी यहाँ पे फॉल, सॉरी रेडिएंट एनर्जी यहाँ पे फॉल हुआ। आपने देखा होगा, मान लो Q इज द टोटल रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट। इसमें से कुछ रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। Am I right? होता है नहीं होता है? कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्म हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ रेडिएशन इसको क्रॉस करके बाहर चला जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसमिटेड एनर्जी। Am I right? टोटल जो एनर्जी फॉल हुआ सारे के सारे, मान लो सनलाइट हमारे ऊपर फॉल होता है,
मत सोचना कि सारे के सारे सनलाइट हम एब्जर्व कर रहे हैं। उसमें कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जर्व हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। ये हो गया ट्रांसमिटेड, टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड। एम आई राइट? ये ट्रांसमिटेड हो गया, ये एब्जॉर्ब्ड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड। ओके, समझ में आया? दिव्य हो हैं तो थोड़ा सा खुश रहे हैं, खुश रहे, पढ़ने के टाइम में खुश रहोगे, खुश रहा करो पढ़ने के टाइम में, क्योंकि ये सब आप सीखो चीजों को, आप समझने को कोशिश करोगे और खुश रह के पढ़ोगे तो ये तुम्हें ज्यादा फलेगा। दुखी होकर प्रेशर में आके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी, देन 1 is equal to QR by QA, QR by Q plus QA by Q plus QT by Q। इसको मैं ले लेता हूं R, इसको ले लेता हूं A, इसको ले लेता हूं सिंबल T is equal to 1। देन व्हाट इज R? QR by Q, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेंस, A is equal to QA by Q, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टेंस, एंड T इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू, क्या कहना चाहिए? ट्रांसमिटेंस, इसको कहते हैं ट्रांसमिटेंस। मीन्स किसी भी बॉडी का रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, इन तीनों का सम कितना होता है? 1 होता है। इसमें बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी एडवांस की चीजें हैं, हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो हमारा काम आएगा। नहीं समझ में आ गया? नहीं तो ये फिजिक्स लेवल की थोड़ा सा ऊपर लेवल की डिस्कशन है। अब होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपको उस टाइम कहा था जैसे हम कैंडल जलाते हैं, कैंडल का फ्लेम का कलर अलग अलग होता है। आप एक काम करना, थोड़ा सा बड़ा सा तार ले लेना लोहे की, है, एक साइड से पकड़ना, एक साइड को फ्लेम में दिखाना, दूर होगा तो आपके पास ज्यादा आपको जलाएगा नहीं, पकड़ सकते हो, नहीं तो काम थोड़ा सा रैप करके कुछ किसी से पकड़ लो। अब जैसे ही तार को गर्म करते हो, तार का कलर चेंज होता है नहीं होता है? मान लो ये हमारा कोई फ्लेम है, दिस इज द फ्लेम, एम आई राइट? ये हमारा फ्लेम है। अब इसमें एक लोहे का तार को मैं डाल देता हूं और दूर से आप ये लोहे का तार को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लो। ये लोहे का तार को आप ऑब्जर्व करो, कलर। इफ यू ऑब्जर्व द कलर विल चेंज ग्रेजुअली। पहले इसके कलर धीरे धीरे रेड होगा, डार्क रेड। अब चम्मच को लेके फ्लेम में दिखा दो, कढ़ाई में पानी ना दे के गर्म करो, देखना वो काला होएगा, बाद में जलेगा तब तो काला होएगा। लोहे के कढ़ाई रख दो, एल्यूमिनियम तो पिघल जाएगा। एक बार क्या हुआ, हमारा तो लकड़ी का चूल्हा होता है, मैं जब छोटा था, यो एल्यूमिनियम की मतलब डोका टाइप का होता था, इसमें कई उसमें जो राख वाख है ना निकालते हैं। मैंने क्या किया, जब चूल्हे जल रात को कर लिए ना, मैं उसको डाल दिया चूल्हे में, खाना वाना बनने के बाद रात को उसको चूल्हे में डाल दिया, छोटा था। कैन यू बिलीव इट वॉज नॉट अवेलेबल इन द मॉर्निंग, गायब मिला वो, मतलब वो डोका सा था ना वो,
राख निकालने के लिए। उसको मैंने शरारती क्या, मैं मेरा माइंड खुरापाती ऐसे ही चलता था, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूं, डाल के देखूं क्या होता है सुबह तक। मेरे को दिमाग में था ये पक्के लाल मिलेगा सुबह, क्योंकि जब आग में दिखाते हैं लाल हो जाता है ना, मेरे दिमाग में था ये पक्के लाल मिलेगा। अब मैं डाल दिया, देखते हैं सुबह कैसे कलर होता है। अब वो सुबह मिला ही नहीं, डूका खोलने के लिए मम्मी कह रही है ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो मैंने कहा चलो मैं निकालता हूँ करके ऐसे निकाला, तो इतना मोटा सा पिघला हुआ एल्यूमिनियम मिला है। वो पिघल गई उसके अंदर, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस कर गया है। मम्मी को कैसे पता मैं डाला हूँ, अभी तक पता नहीं है उसको है। फ्लाइंग चप्पल फ्लाइंग चप्पल तो नहीं होता हमारे पास उस टाइम चप्पल ही कहाँ था बेटा। वो आग को फूकने के लिए एक नली टाइप का होता है लोहे की, वो चलता था हमारे पीछे तो। हाँ वो चलता था ट्रिऊ, और नली आएगा तो नली को हम पकड़ लेंगे, नहीं तो दौड़ेंगे। वो आता था, नहीं तो लकड़ी का डंडा पड़ा होगा चूल्हे के पास, उठा के और मारेंगे ऐसे। हाँ बेलन नहीं फेंकेगी मम्मी, दादी फेंक देती थी। दादी ज्यादा थी एक्टिव इस मामले में, हम दादी को ज्यादा डरते थे, मारेगी वो, गुस्से वाली थी वो। अच्छा, पहले ये रेड कलर होगा, उसके बाद जो गर्म हो जाएगा तो थोड़ी सी ऑरेंज कलर दिखेगी, उसके बाद येलो दिखेगी। आपको ध्यान होगा मैं फ्लेम में कहा था, फ्लेम की सरफेस आपका कौन सा कलर, ब्लू और वायोलेट, ब्लू ग्रीन वायोलेट इस तरफ को जाता है। अंदर थोड़ी सी येलोइश रहती है या रेडिश, येलोइश रहती है या रेडी ऑरेंज टाइप का दिखता है या रेडिश रहती है। पूरा अंदर वाला आपका डार्क दिखता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर ऊपर वाला की है। मतलब कलर धीरे धीरे ये रॉड का इतना परसेंट जो फ्लेम के अंदर है उसका कलर चेंज को नोटिस करना। रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो होगा, येलो से ये फ्लेम सपोज ग्रीन है तो ग्रीन है, और ब्लू है या इंडिगो है तो इस कलर, कई बार वायलेट भी दिखता है, तो उसकी कलर धीरे धीरे उस तरफ को होगा। लोहा है तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। 600 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आयरन मेल्ट नहीं होता, 900 से क्रॉस करनी पड़ेगी। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? जैसे सोच रहे सब कुछ याद है, कुछ नहीं पता तेरे को तो कुछ नहीं ध्यान है। 2000 का देखना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, 2000 नहीं होगा। आयरन का 900 के करीब होगा, 800 900। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन 1538 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वो ठीक कह रहा था। सो ये तो मेल्ट नहीं होगा, लिसन, ये तो मेल्ट नहीं होगा, उसकी कलर चेंज होगी। अब कलर क्यों चेंज हुआ? जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना कलर बदलता है। कलर इससे पहले तो हमें दिखेगी नहीं, और धीरे धीरे जब दिखना शुरू हुआ तो रेड से दिखा, उसके बाद वो कलर बदल गई, राइट, ऊपर की तरफ गया। अच्छा, फिर मैं एक काम करता हूं, एक चम्मच लेता हूं, उसको फ्लेम में दिखाता हूं, और रेड दिख नहीं रहा, मैं लाके तुम्हारे हाथ में चिपका सकता हूं क्या? मान लो फ्लेम में दिखाया, रेड नहीं हुआ, लेकिन लाके मैं तुम्हारे हाथ में ऐसे चिपका सकता हूं? दोगे हाथ में, हाथ चिपकाने के लिए? क्यों? कलर तो नहीं है, कलर तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर है, कलर दिख नहीं रहा क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है। टेम्परेचर तो ज्यादा है बट विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आया। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो विजिबल रीजन में आएगा। मतलब क्या है इससे कहने का, ये एक्सपेरिमेंट कहने का मैं ये कह रहा हूं, वेवलेंथ रेड, वेवलेंथ कैसे है लैम्बडा, ऊपर से ये वेवलेंथ की सिंबल है। वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है, तो एनर्जी कम होता है। एनर्जी का रिलेशन क्या है? H इंटू एफ, दैट इज एच सी बाई लैम्बडा।
लैम्बडा जितने जिसके ज्यादा है उसकी एनर्जी उतना कम है। ठीक, एनर्जी इसकी कम है। और इससे जो इंफ्रारेड होता है, फार रेड होता है, उनकी एनर्जी और थोड़ा सा कम है, सो इसलिए दिखते नहीं है। कुछ इससे भी आगे चला जाए फिर भी नहीं दिखेगा। कई बार गैस का फ्लेम दिखती नहीं है, लेकिन फ्लेम होता है। ये वायलेट से ऊपर है उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है वायलेट से, तो ये अल्ट्रा वायलेट हो गया। समझ में आ गया? VHF वेरी हाई, ये अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो उस केस में वो भी नहीं दिखता, ये सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में है। जो चीज आप मान लो आप गर्म करें, गर्म करने के बाद यहाँ पे येलो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? फिर इसमें रेडिएशन निकल रहा है, मतलब हमें दिखाई दे रहा है, देने का मतलब क्या है? कब हमें एक चीज को देख पाते हैं? दो केस, दो सिचुएशन में हम एक चीज को देख पाते हैं। एक तो लाइट फॉल हो बॉडी में, वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारा आंखों में जाए और ब्रेन में सेंसेशन करे, या कोई एक इल्यूमिनेटिंग बॉडी हो जो खुद लाइट एमिट करे। दो चीज देख रहे हैं। जब कोई भी बॉडी गर्म हो जाता है, ये रेडिएशन एमिट करता है। जो गैस का हम कैंडल का फ्लेम देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ द गैस व्हेन हीटेड अप गिव्स रेडिएशन, दैट रेडिएशन वी सी। समझ में आ गया? जब कोई भी फ्लेम आपका येलो दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उसमें रेड पूरा येलो दिखती नहीं है। अब 100% कहोगे येलो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, वायलेट भी होता है, रेड भी होता है, इंफ्रारेड भी होता है, अल्ट्रा वायलेट भी होता है। लेकिन उसमें जो कलर डोमिनेटिंग है दैट इज येलो। डोमिनेटिंग कलर हमें दिखाई देता है, वो ज्यादा परसेंटेज में येलो रहता है, तो इसलिए ये डोमिनेटिंग है। जब और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो येलो से ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के बाद डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा? ग्रीन। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंडिगो हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वायलेट हो गया। हो सकता है और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कुछ दिखे ना, थोड़ा थोड़ा दिखे, थोड़ा थोड़ा दिखे। एम आई राइट? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया? अच्छा मेरे को बताओ, क्या लाइट हमें दिखाई देती है? नो सर, लाइट नहीं दिखाई देती है। लाइट देखने में हमें हेल्प करता है। एनीवे, तो एनी मटेरियल व्हेन हीटेड अप has got the capacity to emit radiation। हर मटेरियल, चाहे आप आइस ले लो, चाहे आप पानी ले लो, चाहे आप लोहे ले लो, चाहे आप सीमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, एनी मटेरियल व्हेन हीटेड अप emits radiation। It emits all radiation of all type of wavelengths possible, but उसकी कलराइजेशन, किस कलर का लाइट ये एमिट कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेडिएशन जिस कलर की होती है वही कलर दिखाई देता है। समझ में आ गया? तो एक बार क्लिप ले ले बेटा। एक मिनट, अब मैं आऊंगा। हाँ, 0 डिग्री में भी होता है। बर्फ दिखता है तेरे को? होगा, हर टेम्परेचर में होता है। एनी मटेरियल एनी मटेरियल, देखो रेडिएशन कहां से निकलती है? मटेरियल से या सरफेस से? सरफेस से। सो रेडिएशन इज नथिंग बट ए सरफेस फेनोमेना। एम आई राइट? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, any material above 0 केल्विन। समझ में आया?
विनय, एब्सोल्यूट जीरो, इज कैपेबल ऑफ emitting रेडिएशन। आपको पता है जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है वो दिखता नहीं है, उसको कहते हैं हीट रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन। समझ में आ गया? जो गरम गरम कोई रोटी आ रहा है, रोटी मम्मी दे दी, उसमें से गैस नहीं निकल रहा है, अब हाथ उसके पास लेके जाओ, आपको गर्म लगता है ना टच करने से पहले। ये जो रेडिएशन आता है ये इंफ्रारेड है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, ओनली हीट रेडिएशन। हाँ, ये अलग लाइट है, ये इसके अंदर ग्लो हो जाता है, कोई गैस या कोई जो भी है उसके अंदर स्पेक्ट्रम, ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम आता है बाहर, ठीक है। एनी मटेरियल अबव 0 केल्विन इज कैपेबल ऑफ एमिटिंग रेडिएशन, द रेडिएशन ऑफ ऑल range of wavelengths, range of wavelengths, okay. The energy emitted per unit time, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो गया? पावर। सो इसलिए यहां पे पावर वाली वर्ड यूज करा हुआ है। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, वेवलेंथ रेंज। अब वेवलेंथ रेंज आ गया तो ये स्पेक्ट्रल कहते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वेवलेंथ से रिलेटेड है। पर यूनिट वेवलेंथ रेंज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मतलब क्या है इसको? जनरली स्पेक्ट्रल मीन्स इट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ ई लैम्ब्डा। ई लैम्ब्डा का जो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में। समझ में आ गया? मान लो रेड की जो वेवलेंथ रेंज है उसमें कितना एनर्जी जा रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ऑरेंज का वेवलेंथ रेंज में कितना जा रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अब इसको डेल्टा लैम्ब्डा ना लेके डी लैम्ब्डा ले लो, ओके। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? वाट पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। भाई ये तो मीटर आ जाएगा ना, हाँ, दैट इज इक्वल टू वाट पर मीटर क्यूब। वाट पर, डायमेंशन निकाल लोगे, फाइन डायमेंशन। आगे समझ में? अच्छा, देन टोटल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को हम क्या करते हैं? ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, जो रेडिएशन एमिट होता है वो बॉडी का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सा वेवलेंथ ज्यादा परसेंटेज है वो ज्यादा एनर्जी देता है। इसके ग्राफ देखा जाए, द ग्राफ अपीयर्स टू बी ये लैम्ब्डा, वेवलेंथ, ये ई लैम्ब्डा, लैम्ब्डा और ई लैम्ब्डा का ग्राफ है, इसलिए मैं डी लैम्ब्डा रखा हूं। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो वेवलेंथ है इसको कहते हैं लैम्ब्डा एम। मतलब लैम्ब्डा एम का क्या है? मान लो हमारा ये येलो दिख रहा है,
मतलब लैम्बडा एम का परसेंटेज ज्यादा है। ये लैम्बडा एम जो है ये येलो कलर है, तो येलो का परसेंटेज ज्यादा है। समझ में आया? ऐसे नहीं है कि आपको वायोलेट नहीं दिख रहा या रेड नहीं, सॉरी वायोलेट नहीं है, रेड नहीं है, इंफ्रारेड नहीं है या अल्ट्रा वायोलेट नहीं है, होंगे, बट येलो की परसेंटेज ज्यादा है। देन लैम्बडा एम क्या है? लैम्बडा एम को कहते हैं, इट इज, ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, इट इज वेवलेंथ तो इधर को मैक्सिमम होगा, इट इज द वेवलेंथ of the radiation having maximum percentage of composition in the radiation। समझ में आ गया? in the total radiation, टोटल रेडिएशन के सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसकी है? लैम्बडा, मैक्सिमम कंपोजिशन है, मैक्सिमम परसेंटेज कंपोजिशन इसकी है, इसलिए इसको लैम्बडा एम कहते हैं। ये हो गया एमिसिव, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इसलिए कह रहे हैं कि डी लैम्बडा डिवाइड है। एक हायर मैथमेटिक्स में एक स्पेक्ट्रल ग्राफ होता है। जब हायर मैथमेटिक्स आप करोगे, इधर इंजीनियरिंग में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाओगे तो स्पेक्ट्रल ग्राफ करोगे, या आप एमएससी लेवल में जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें स्पेक्ट्रल ग्राफ करोगे, फिजिक्स करोगे तब भी पढ़ोगे, उसमें स्पेक्ट्रल आ जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो इसे स्पेक्ट्रल ग्राफ का टोटल डिस्कशन करना थोड़ी सी इस लेवल पे डिफिकल्ट है, बट आप ये समझो, इस टाइप का आइडिया लग गया होगा ये क्या होता है। ये डी लैम्बडा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ई लैम्बडा डी लैम्बडा क्या हो जाएगा? ये ई लैम्बडा और लैम्बडा के ग्राफ है, ई लैम्बडा डी लैम्बडा हमारा क्या हो जाएगा? डी लैम्बडा मतलब ये हो गया ई लैम्बडा का वैल्यू, एक छोटा सा डी लैम्बडा ले लिया, इसके एरिया हो जाएगा ई लैम्बडा डी लैम्बडा। याद आ रहा है? अब मैं टोटल इंटीग्रेशन कर दूं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, जितना भी रेडिएशन आ रहा है कितना आ जाएगा इसके नीचे का एरिया। ई लैम्बडा डी लैम्बडा ले लिया, दिट इज कॉल्ड कैपिटल ई। ये टोटल एमिसिव पावर, क्या कहते हैं? टोटल एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर, एमिसिव पावर और एमिसिविटी, एमिसिविटी। समझ में आ रहा? इसकी यूनिट क्या होना चाहिए? इसकी यूनिट होना चाहिए दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पर यूनिट एरिया। देखो डी लैम्बडा इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फ्रॉम ए बॉडी। इट इज द टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड, एमिटेड मीन्स रेडिएशन। टोटल एनर्जी कौन सा एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी। समझ में आ रहा है? टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, emitted from the body, from the body per unit time, per unit time, per unit area, ओके, पर यूनिट एरिया। यूनिट इसकी कितनी होनी चाहिए? यूनिट होना चाहिए वाट पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकाल दोगे, वाट का तो पता है, फाइंड डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन, ये आप निकाल दोगे, राइट? ले बेटा क्लिप। इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड टोटल एमिसिव पावर और एमिसिविटी। ओके, आया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। आ गया? चलो आज इतना करते हैं, टाइम पे आ जाना भाई।